नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई राजस्थान प्रीमियम पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे राजस्थान ज्योग्राफी वाले टॉपिक में। हमारा जो राजस्थान का ज्योग्राफी वाला टॉपिक था, उसमें से हमने राजस्थान का सामान्य परिचय कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, उसमें हमने राजस्थान का जो मरुस्थल वाला भाग है उसको कंप्लीट कर लिया, और जो दूसरा अरावली वाला भाग है साथियों, वो भी लगभग कंप्लीट हो गया है। अभी हम अरावली में आज एक टॉपिक बाकी है लास्ट, वह है अरावली के या राजस्थान के पठारी क्षेत्र, यानी राजस्थान के जितने भी पठार हैं, जितने भी प्लेट्यू हैं, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे प्यारे साथियों। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। कल हमने देखा था कि अरावली के अंदर कुछ पासेज हैं, जैसे जीलवा की नाल है, सोमेश्वर, बर और देसूरी की नाल है, हाथीगुड़ा की नाल है, केवड़ा की नाल है, फुलवारी की नाल, हल्दी घाटी की नाल और बोरांग पास के साथ ही हमने देखा था पीपली पास। ये सभी हमने कल इसकी चर्चा अच्छे से कर ली थी। अजमेर में पीपली, परवेरिया, शिवपुर, सुराघाट है, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, ढेबर की नाल और हाथी की नाल ये उदयपुर में है। जीलवा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, हल्दी घाटी की नाल, कमली घाट और गोरम घाट ये सभी कहाँ है प्यारे मित्रों? राजसमंद में है। ऐसे ही जब आगे बढ़ रहे थे तो हमने कुछ देखा था कि जो दर्रे हैं, हम दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जो पासेज हैं उनके बारे में हमने क्या किया, चर्चा की प्यारे मित्रों। और उसमें चर्चा की तो उसमें 4 पासेज के बारे में हमने स्टडी किया था: लाखेरी पास, चेतावास पास, खटखट पास और रामगढ़ पास। ये जो चारों पासेज हैं दोस्तों, ये बड़े महत्वपूर्ण है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इनका ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक क्या है कि एग्जाम के अंदर इनको कम ही पूछा गया है या न के बराबर ही पूछा गया है। बात समझ आ गई प्यारे दोस्तों आपको? चलिए साथियों, इसके आगे का पॉइंट देखते हैं। देखो दोस्तों, हम बात करेंगे आज राजस्थान के पठार की, यानी प्लेट्यू ऑफ राजस्थान। देखो साथियों, ये आपको चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र में कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, जैसे कुछ भाग समतल दिखाई दे रहे हैं, कुछ भाग ऊपर उठे हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ भाग कम ऊपर उठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखो, जो सबसे ऊपर होता है उसे तो बोलते हैं हम सर्वोच्च चोटी, यानी हाईएस्ट पीक। जो दोस्तों कम उठा हुआ होता है उसे बोलते हैं डूंगर। जैसे नाम सुना आपने, जालना डूंगरी और डूंगरी, ठीक है? जालना डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, इस प्रकार के शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं सामान्य भाषा में। और ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें पठार भी शामिल है, डूंगर डूंगरी भी शामिल है और सर्वोच्च चोटी हाईएस्ट पीक भी शामिल है, इसको बोलते हैं हम पर्वत श्रेणी, माउंटेन रेंज। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? पर्वत श्रेणी, माउंटेन रेंज। ठीक है साथियों, तो देखो यहाँ पर जो समतल क्षेत्र होते हैं, जो समतलीय भूभाग होते हैं, उन क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। सामान्य तो यूँ माना जाता है कि जो पठार होता है वो समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर होता है। कितनी ऊंचाई पर होता है साथियों? समुद्र तल से अगर कोई 600 मीटर का उच्चावच है तो उसे हम पठार कहते हैं। और पठार जो है ये हमारी पृथ्वी पर द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड लेवल के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं साथियों। क्या है? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, ठीक है ना? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, इस तरह के उच्चावच है पृथ्वी पर, जिसमें से ये सेकंड कैटेगरी में आते हैं। और जब इनकी ऊंचाई सामान्यतः 600 मीटर होती है तो साथियों इसे पठार कहते हैं। अगर पठार की बात करें कि पठार 2 प्रकार से बनते हैं। एक तो पठार बनते हैं उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। एक होता है साथियों अपर्दन के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ इरोजन। 2 तरह के पठार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम बात करें तो जैसे एक होता है अंतः पर्वतीय पठार। कौन सा पठार होता है दोस्तों? अंतः पर्वतीय पठार, ठीक है? दूसरा होता है साथियों पर्वतीय पठार, पर्वतीय पठार। ऐसे ही साथियों एक पठार होता है जिसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी पठार। क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी पठार। अगर अपर्दन की बात करें तो एक होता है तरुण पठार, यानी बिल्कुल युवा अवस्था का पठार जिसका अपर्दन अभी शुरू नहीं हुआ है। दूसरा होता है प्रौढ़ पठार, यानी जिसका अपर्दन हो चुका है, अब वो पुराने रूप में आ गया है। और तीसरा होता है साथियों
पुनर्युवित पठार, पुनर्युवित पठार, यानी पहले तो वो क्या हो गया, उसका डेप्रिसिएशन हो गया, लेकिन अब वापस वो क्या हो गया, उसके ऊपर कोई नया मलबा आके जमा हो गया, नया लावा की परत आकर जमा हो गई, तो अब वो बन गया हमारे पुनर्युवित यानी रिन्यूड प्लेट्यू। तो इस तरह पठारों के अनेक प्रकार बांटे गए हैं साथियों ज्योग्राफी में। तो आज हम देखते हैं राजस्थान के पठारों की बात करते हैं, प्लेट्यू ऑफ राजस्थान। तो आइए साथियों, देखो साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं उड़िया का पठार। उड़िया का पठार, नाम क्या है, उड़िया। तो ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। पहली बात क्या है ध्यान रखने की, यह है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जो कि गुरुशिखर के नीचे सिरोही में स्थित है। तो दो बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार जिसका नाम क्या है, उड़िया का पठार। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, इसकी ऊंचाई जो है 1360 मीटर है। कितनी है साथियों, 1360 मीटर, 1360 मीटर इसकी क्या है साथियों, ऊंचाई है। और ये ध्यान रखना कि ये राजस्थान के दूसरे सबसे ऊंचा पठार यानी आबू का पठार, ये राजस्थान का सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू है। इससे 160 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है साथियों, 160 मीटर ऊंचा है साथियों। और ये सिरोही जिले में है। आप यूँ कर सकते हो कि जैसे मान लिया कि ये उड़िया का पठार है, ठीक है ना, ये उड़िया का पठार है और ये आबू का पठार है। ये कौन सा पठार साथियों, आबू का पठार है। और ये कौन सा है, उड़िया, प्लेट्यू ऑफ उड़िया। और इसकी और इसकी, इनकी जो ऊंचाई है ना, इसकी ऊंचाई में 160 मीटर का फर्क है। कितना फर्क है, 160 मीटर का। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 1360 मीटर है। बात समझ आ रही है साथियों आपको, यानी 160 मीटर की ऊंचाई का फर्क है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे ऊंचा पठार है, सिरोही जिले में है और 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऐसे ही दूसरा पठार है आबू का पठार। और आबू का पठार भी कहाँ पर है, सिरोही जिले में है, ठीक है। और आबू का पठार की बात क्या है, ये राजस्थान का सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू है, राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। पहली बात ये है, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। और साथियों इसकी जो ऊंचाई है वो 1200 मीटर है। कितनी है प्यारे मित्रों, 1200 मीटर है। और देखो इसकी 1200 मीटर है, इसलिए इसके अंदर अगर 160 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1360 मीटर, यानी 1360 मीटर हो जाएगा साथियों। ये देखो 1360 मीटर इसका हाइट है उड़िया के पठार का। और इसका हाइट 160 मीटर कम है, यानी 1200 मीटर इसका हाइट है आबू पठार का। आबू पठार और उड़िया पठार बोथ आर सिचुएटेड इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट। ओके। नंबर 3, बोराट का पठार। दोस्तों मैंने आपको जब राजस्थान के भौतिक प्रदेश शुरू किए थे, उससे पहले जो प्राचीन क्षेत्र के नाम बता रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि दो जगह है, एक तो राजसमंद है और एक उदयपुर है। कौन सी जगह है साथियों, राजसमंद, यानी ऊपर एक जिला है जिसका नाम है राजसमंद, उसके जस्ट नीचे एक जिला है जिसका नाम है उदयपुर। राजसमंद की एक जगह है जिसका नाम है कुंभलगढ़। क्या नाम है साथियों, कुंभलगढ़। और उदयपुर की एक जगह है जिसका नाम है साथियों गोगुंदा। क्या नाम है, गोगुंदा। इन दोनों के बीच में एक पठारी क्षेत्र है, जो ब्लू कलर के अंदर मैंने डॉट किया है, ये वाला। इन दोनों के बीच में एक पठारी क्षेत्र है जिसे बोराट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, बोराट का पठार। मैंने आपको बताया था उस समय कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में जो पठारी क्षेत्र है, जो अरावली का भाग है, उसे हम बोलते हैं बोराट का पठार। तो साथियों बोराट का पठार कहाँ है, आप यूँ याद रखना, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में है। आप यूँ भी याद रख सकते हो कि गोगुंदा उदयपुर में है और कुंभलगढ़ हमारे राजसमंद में है। तो ये उदयपुर और राजसमंद के बीच में है। आप इस तरह भी इसे याद रख सकते हो साथियों। नंबर 4, लाखड़िया का पठार। और ये थोड़ा प्रिंटिंग सही नहीं है, ये लासड़िया का पठार है। कौन सा पठार है साथियों, लासड़िया का पठार। और लासड़िया का पठार कहाँ पर है, आप सब जानते हो, हमारे एक जिला है जिसका नाम है उदयपुर, जो ऑस्ट्रेलिया के आकार का दिखाई देता है। इस ऑस्ट्रेलिया के आकार में यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है जयसमंद झील। क्या नाम है साथियों, जयसमंद झील। और इसी जयसमंद झील के पास में यहाँ पर ये पठार है, जो मैंने ब्लू डॉट किया है, ये पठार है। और इसी पठार को बोलते हैं लासड़िया का पठार, जो किस झील के पास है, जयसमंद झील के पास है। और किस जिले में है साथियों, ये उदयपुर जिले में है। किस जिले में है प्यारे मित्रों, उदयपुर जिले में है हमारे लासड़िया का पठार। और इस पठार की खास बात क्या है, ये पठार जो है ना कटा फटा पठार है। कैसा पठार है दोस्तों, कटा फटा। कटा फटा का मतलब है बिल्कुल प्लेन नहीं है, बिल्कुल समतल भूभाग में नहीं है, इसलिए इसे कटा फटा पठार कहते हैं, यानी जिग जैग पोजीशन में बना हुआ है, इसलिए कटा फटा क्या है, पठार है। बात समझ आ रही है साथियों आपको।
ठीक है साथियों, ये है लासड़िया का पठार। तो उड़िया का पठार, आबू का पठार सिरोही में हो गया, बोराट का पठार जो है हमारे उदयपुर में हो गया, उदयपुर और राजसमंद में हो गया, और लासड़िया का पठार प्योर रूप से कहाँ हो गया, उदयपुर में हो गया और जयसमंद झील के निकट स्थित है। साथियों ऐसे ही आता है ऊपर माल का पठार, बड़ा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आगे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पूछा गया तो वापस नहीं पूछा जा सकता। ऊपर माल का पठार देखिए साथियों, ये पठार कहाँ पर है, बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य। कहाँ पर है प्यारे मित्रों, जैसे मान लिया ये राजस्थान है, आपको पता है यहाँ पर ये भैंसरोडगढ़ है और यहाँ पर ये भीलवाड़ा है, तो इसके बीच में ये पठार स्थित है, जो मैंने ब्लू डॉट किया है पूरा, ये पठार स्थित है। तो भीलवाड़ा का एक क्षेत्र है बिजोलिया। राजस्थान इतिहास जब पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो बिजोलिया आंदोलन, और बिजोलिया आंदोलन जो है राजस्थान का बड़ा ही महत्वपूर्ण आंदोलन रहा था। बात समझ आ रही है आपको। तो साथियों ये जो हमारे ऊपरमाल का जो पठार है, इस पठार की एक खास बात है कि ये पठार जो है 2 जिलों के अंदर फैला हुआ है। एक जिले का नाम है भीलवाड़ा और दूसरे जिले का नाम है भैंसरोडगढ़। भीलवाड़ा का स्थान है बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ जो स्थान है वो आप सब जानते हो, राजस्थान के 2 खंडित जिले, एक का नाम है अजमेर और एक का नाम है चित्तौड़गढ़। अजमेर का जो टूटा हुआ भाग है उसे रावली टाटगढ़ कहते हैं, और चित्तौड़गढ़ का जो टूटा हुआ भाग है प्यारे मित्रों उसे भैंसरोडगढ़ कहते हैं। ये मैं स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनकी चर्चा पहले बहुत अच्छे तरीके से हमने कर ली है। तो ये कहाँ पर हुआ, भीलवाड़ा और चित्तौड़ के बीच में हुआ ऊपर माल का पठार, करेक्ट। उसके बाद में देखो साथियों, फिर आता है हमारे मानदेसरा का पठार। कौन सा पठार आता है प्यारे मित्रों, मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का पठार कहाँ पर है, ये देखिए मानदेसरा का पठार हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में है। कहाँ पर है साथियों, चित्तौड़गढ़ जिले में है मानदेसरा का पठार। याद रखना, चित्तौड़ का मान हमेशा देसी रहा, चित्तौड़ का मान हमेशा देसी रहा, या चित्तौड़ का मान हमेशा ऊंचा रहा, ठीक है। तो ये मानदेसरा का पठार है जो कि चित्तौड़गढ़ में है। ऐसे ही एक मेसा का पठार है, और मेसा का पठार तो आपको याद भी होगा, आप इसके बारे में जानते भी हो। ये पठार हमारे कौन से जिले में है, चित्तौड़गढ़ जिले में है, जिसके ऊपर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है प्यारे मित्रों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। मेसा का पठार हमारे चित्तौड़गढ़ में है और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है मेसा के पठार पर। और मेसा का जो पठार है, इस पर जो दुर्ग बना हुआ है जिसे हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहते हैं, ये राजस्थान का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल फोर्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी दुर्ग है साथियों। राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा दुर्ग है, ये रिहायशी दुर्ग है, यानी आवास यहाँ पर ज़्यादा है, जगह यहाँ पर रहने की ज़्यादा है, इसलिए इसे आवासीय दुर्ग कहा गया, और ये सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है राजस्थान का। अगर सेकंड पूछ ले आपसे, वैसे आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है ये, लेकिन फिर बता देता हूँ मैं आपको, जैसलमेर। अगर कोई सेकंड दुर्ग पूछ ले आपसे तो उसका आंसर क्या है प्यारे मित्रों, जैसलमेर है। क्या है, जैसलमेर। ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछे कि पीडमांड का पठार कहाँ है, तो प्यारे मित्रों पीडमांड का पठार एक हमारे एक जिला है जिसका आकार तिलक के समान है। किसके समान है साथियों, तिलक के समान है, और इस जिले का नाम है हमारे राजसमंद। क्या नाम है दोस्तों, राजसमंद नाम है। राजसमंद में 2 जिले हैं, एक का नाम राजसमंद है, दूसरा नाम नंदसमंद है, ठीक है ना। 2 प्रमुख जिले हैं राजसमंद के। तो जो पीडमांड का पठार है ये देवगढ़ में स्थित है, और इसे पीडमांड का मैदान भी कहते हैं। इसके पास में जो प्लेन है, जो मैदान है, उस मैदान को पीडमांड का मैदान भी कहते हैं प्यारे साथियों। अब देखने वाली बात ये है कि पीडमांड का पठार है कहाँ पर, तो ये राजसमंद जिले में है। तो देखो उदयपुर के पठार देखे हमने और राजसमंद के पठार देखे। अभी देखो दोस्तों नंबर 9, एक है कांकनवाड़ी का पठार और एक है क्रासना पठार। कई जगह ये क्रॉस कोबे लिखा हुआ है, क्रॉस का, कई जगह ये क्रास का भी लिखा हुआ है, क्रास का, कंफ्यूज नहीं होना है। क्रास का पठार, कांकनबाड़ी का पठार या क्रास का पठार या कांसना का पठार एक ही बात है। ये राजस्थान के सिंह द्वार में है, जिसे अलवर बोलते हैं, अलवर में स्थित है। और इस पठार की खास बात है, ये पठार पर ही सरिस्का अभयारण्य है साथियों। सरिस्का अभयारण्य भी है, और सरिस्का हमारे राजस्थान का एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है ना। टाइगर परियोजना के अंदर भी वो शामिल है, लेकिन वो नेशनल पार्क नहीं है, इसका ध्यान रखना, वो अभयारण्य है, ठीक है, लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। तो कांकनबाड़ी या कौसना का पठार कहाँ पर है, अलवर में है, और सरिस्का अभयारण्य जो है इसी पर स्थित है, यानी सरिस्का सेंचुरी यहीं पर है। यहाँ पर मुख्य रूप से एक रीसस नाम के बंदर पाए जाते हैं। कि कौन से बंदर, रीसस बंदर मिलते हैं दोस्तों यहाँ पे मुख्य रूप से कौन से बंदर मिलते हैं, रीसस बंदर मिलते हैं साथियों यहाँ पे। और ये रीसस बंदर
आप जानते हो आर एच फैक्टर, जो साइंस के अंदर आप पढ़ते हो, उसके अंदर आर एच फैक्टर नेगेटिव पॉजिटिव, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर। तो यहाँ पे रिसेस बंदर पाए जाते हैं और यहाँ पर अनेक धार्मिक स्थल हैं, चार की कोई बात नहीं है, अनेक धार्मिक स्थल हैं। जैसे यहाँ पर पांडुपुल हनुमान जी का मंदिर है। कौन सा हनुमान जी का मंदिर है? पांडुपुल हनुमान जी का मंदिर है। और उसके अलावा यहाँ पे बाबा भरथरी की बात करें, बाबा भरथरी, इनका यहाँ पर क्या है साथियों? तीर्थ है, यहाँ पर इनका पीठ स्थित है। तो ये सब इसी पठार के ऊपर स्थित है। ऐसे ही साथियों अगर आपसे पूछे कि धोराजी का पठार कहाँ पर है, किसका पठार? धोराजी का पठार। तो सीधा ध्यान रखना है साथियों, केवल और केवल क्या ध्यान रखना है? धोराजी का पठार है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है प्यारे मित्रों? चित्तौड़गढ़ में है धोराजी का पठार। और राजस्थान के पठार की एक खास बात है कि राजस्थान के जितने भी पठार है ना, ये संरचनात्मक दृष्टि से, यानी इन दी वे ऑफ, जो इनका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है, जो इनका स्ट्रक्चरल है, उसकी दृष्टि ये थोड़े कमज़ोर हैं, उतने मजबूत नहीं हैं। इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है साथियों, ठीक है ना। ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्व के हैं और इनके द्वारा टूरिज्म जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अब देखो साथियों, एक पठार का नाम मैं आपको बताता हूँ जिसका नाम है गोगुंदा का पठार। क्या है साथियों? गोगुंदा का पठार। गोगुंदा का पठार जो है हमारे उदयपुर में है। कहाँ पर है प्यारे मित्रों? उदयपुर में है। और गोगुंदा का पठार का जो क्षेत्र है, जो क्षेत्रफल है, वो लगभग 6000 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 6000 वर्ग किलोमीटर है। इसलिए गोगुंदा का जो पठार है ये राजस्थान का सबसे विस्तृत पठार है। राजस्थान का सबसे क्या है साथियों? विस्तृत पठार है ये। इस बात का विशेष ख्याल रहे आपको, ये राजस्थान का सबसे विस्तृत पठार है प्यारे मित्रों। अब आगे चलते हैं, गोगुंदा का पठार तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो साथियों, एक पठार का नाम है, ये एक मैं क्षेत्र बना रहा हूँ, इस क्षेत्र का ये एक जिला है जिसका नाम है बारां। क्या नाम है साथियों? बारां। और ये जो नीचे वाला जिला आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है झालावाड़। साथियों इनका भी देख लेते हैं कि यहाँ पर भी दो पठार हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर एक पठार है, इसे हम बोलते हैं साहेबाद का पठार। क्या बोलते हैं साथियों? साहेबाद का पठार। और यहाँ पर झालावाड़ के पास में यहाँ पर दो पठार हैं, एक का नाम है डग पठार और दूसरे का नाम है गंगदर। क्या नाम है प्यारे मित्रों? डग पठार और गंगदर पठार। ये दोनों जो पठार है प्यारे मित्रों, ये हमारे कहाँ पर है? झालावाड़ में है। और अगर साहेबाद का पठार आपसे पूछे तो साहेबाद का पठार कहाँ पर है? बारां में है। इसका विशेष ध्यान रहे आपको। अब देखो, यानी साहेबाद का पठार कहाँ हुआ? बारां में हुआ। और डग गंगदर का पठार कहाँ हुआ? झालावाड़ में हुआ। अब देखो, मैंने आपको दो चीज़ बताई थी। एक तो आपको बताया था मैं बोराट का पठार, इसको आपने देख लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ भूमठ का पठार। बोराट का पठार आपने देख लिया है। तो बोराट के पठार में क्या है कि ये जो हमारे दो जिले हैं, इनके बीच में ये पठार स्थित है। और इन दोनों जिलों का नाम क्या है? ये देखो, बोराट का पठार है यहाँ पे। एक इसका नाम है उदयपुर और एक का नाम है राजसमंद। यानी उदयपुर और राजसमंद के बीच में क्या है साथियों? बोराट का पठार है। यानी राजसमंद ऊपर एक जिला है और इसके जस्ट नीचे एक जिला है, राजसमंद के जस्ट नीचे, जिसका नाम है उदयपुर। ठीक है साथियों, समझ आ रहा है आपको? अब जो ये उदयपुर है ना, इसके जस्ट नीचे एक जिला है साथियों जिसे बोलते हैं डूंगरपुर। क्या बोलते हैं? डूंगरपुर। तो उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में एक पठारी क्षेत्र है साथियों जिसे बोलते हैं भूमठ का पठार। बात समझ आ गई आपको? अगर आपसे पूछे कि भूमठ का पठार कहाँ है प्यारे मित्रों, तो आप उन्हें बताना कि साहब भूमठ का जो पठार है ये उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में है। कहाँ पर है साथियों? उदयपुर और डूंगरपुर। उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में है। उदयपुर सॉरी, उदयपुर और राजसमंद के बीच में पूछे तो आप बताना कि बोराट का पठार है। और ऐसे ही उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में पूछे तो बताना आप भूमठ का पठार है। ऐसे ही अगर आप साथियों आपसे पूछे कि मेवल का पठार कहाँ है, कौन सा मेवल क्षेत्र या मेवल का पठार कहाँ है, तो साथियों आप बताना डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये दो जिले हैं साथियों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा।
इनके बीच में जो पठारी क्षेत्र है उसे मेवल कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। तो देखो, बोराट ऊपर आएगा, राजसमंद उदयपुर के बीच में, उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में भोमट आएगा, और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में जो एरिया पड़ेगा या जो पठारी क्षेत्र पड़ेगा उसे बोलेंगे मेवल। क्या बोलेंगे साथियों? मेवल बोलेंगे। बात समझ आ गई आपको? तो साथियों, ये हमारे लगभग 15 आपको मैंने पठार बताए हैं, और ये 15 पठार जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण है। सीधा और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए गलती नहीं करें और इनको अपनी कॉपी में नोट कर लें या फिर याद कर लें। ठीक है साथियों, अब देखते हैं लास्ट टॉपिक है हमारे अरावली तक का, और जो हमारे मरुस्थलीय प्रदेश है उसका। यहाँ पर हमारी क्या कुछ स्थानीय पवनें चलती है साथियों। इन स्थानीय पवनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये पवनें हमेशा किस से किस तरफ चलती है? पवन हमेशा उच्च वायुदाब यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी निम्न वायुदाब की ओर चलती है। इस बात का विशेष ख्याल रहे। यानी इस पूरे वर्ल्ड में जब भी हवा चलेगी तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चलेगी। आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, साइंस स्टूडेंट हैं, तो आप इस बात को आसानी समझ पा रहे होंगे। अब देखो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब हवाएं चलती है उन्हें पवनें कहा जाता है, और इस प्रकार की कई स्थानीय पवनें होती है जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। देखो, नाम आपने सुना होगा बबूलिया। अब आपको हंसी भी आ रही होगी कि बबूलिया कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कई बार इसके बारे में पूछ लिया जाता है। बबूलिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वायु का भंवर। क्या होता है प्यारे मित्रों? वायु का भंवर। यानी वायु जो है गोल गोल अवस्था में घूमती है, उसे ही बोलते हैं वायु का भंवर, और यह है बबूलिया। साथियों, मरुस्थल में निम्न वायुदाब के कारण, देखो मरुस्थल में होता क्या है प्यारे मित्रों, जब सूर्य का प्रकाश ज़्यादा आता है या सूर्य का तापमान ज़्यादा हो जाता है, तो जब तापमान वहाँ ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ की जो हवा है वो गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद में हल्की हो जाती है, और हल्की होकर वो हवा ऊपर उठ जाती है। जब वो हवा ऊपर उठ जाती है तो जहाँ से हवा उठी है वहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। क्या बन जाता है? लो एयर प्रेशर लो हो जाता है वहाँ पे। तो चारों तरफ जो हवा है उस वायुदाब केंद्र के, तो वह हाई प्रेशर वाली हवा है, और वो हवा क्या करती है? उस लो प्रेशर को भरने का प्रयास करती है। अब आपस में हवा कंपटीशन करती है कि मैं उसको फिलअप कर दूंगी, मैं उसको फिलअप कर दूंगी। तो जब हवा चलती है, आपस में प्रतिस्पर्धा करती है, तो वो एक राउंड ले लेती है, ऐसे गोल घूमने लग जाती है, भंवर की तरह घूमने लग जाती है, और उसे ही बोलते हैं हम बबूलिया। और हम बोलते हैं कि इसमें नहीं जाना चाहिए, बबूलिया में क्या होता है? भूत होता है। क्या बोलते हैं? भूत होता है। गाँवों में क्या करते हैं, जब बबूलिया को चप्पल दिखाते हैं तो बबूलिया गायब भी हो जाता है। तो जैसे ही चप्पल दिखाते हैं तो संयोग ऐसा बनता है कि इधर से चप्पल दिखाई और उधर से लो प्रेशर का जो सेंटर था वो हाई प्रेशर में बदल गया, और वो बबूलिया गायब हो जाता है। बात समझ गए क्या प्यारे मित्रों? तो इस तरह से ये आपकी बबूलिया चलता है। ठीक है, समझ में आ गया? पश्चिमी विक्षोभ, दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? एक प्रकार की जो वर्षा के जो हमारे शीत ऋतु में जो बारिश होती है, जो वर्षा होती है, जिसका मुख्य सोर्स जो होता है वो भूमध्य सागर होता है, या फिर यूँ कहूँ एड्रियाटिक सागर होता है। ये इटली के पास में एक सागर है, और जो भूमध्य सागर है ये हमारे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर और यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच में एक सागर है। आप मैप में देख सकते हो उसे ही हम बोलते हैं भूमध्य सागर। उसी के पास में इटली है, और इटली के पास एक छोटा सा सागर है जो भूमध्य सागर का ही पार्ट है, जिसका नाम है एड्रियाटिक सागर। वहाँ से क्या करते हैं साथियों, एक सर्पिला आकृति में एक पवन चलती है। जैसे मान लिया ये भूमध्य सागर है, तो इससे ये पवनें क्या करती है? आर्द्रता ग्रहण करती है, और ये हिमालय है। ये जो पवन है ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो हिमालय के जो उत्तर वाला भाग है उसमें, एक हिमालय के दक्षिण वाला भाग है। जो दक्षिण वाले भाग में, ये जो दक्षिण वाले भाग की ब्रांच है ना इस जेट स्ट्रीम की, इसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ये जो पवन है ना इसे बोलते हैं जेट स्ट्रीम। इससे क्या होता है साथियों, जब यहाँ पर ये पवन चलने लगती है तो ये भारत के उत्तरी भारत के अंदर ये एक शाखा इसके एंटर करती है, और सर्दियों के अंदर बारिश करती है, क्योंकि ये कहाँ से आर्द्रता लेके आ रही है? हमारे भूमध्य सागर से आर्द्रता लेके आ रही है। साथियों, इसका महत्व इतना ज़्यादा होता है, पश्चिम विक्षोभ का महत्व
कि इस समय हमारे राजस्थान में और भारत के अंदर रबी की फसल उगाई जाती है। कौन सी फसल? रबी की फसल उगती है। और इस रबी की फसल में गेहूं की फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, और यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है हमारे, ठीक है ना। तो ये गेहूं की फसल के लिए जब ये इस वर्षा से पानी मिलता है गेहूं की फसल को, तो ये गेहूं के लिए वरदान साबित होता है। क्या साबित होता है प्यारे मित्रों? वरदान साबित होता है। इसीलिए इस प्रकार की वर्षा को या पश्चिमी विक्षोभ को गोल्डन ड्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? गोल्डन ड्रॉप कहते हैं कि ये सोने की बूंदें हैं। किसके लिए? रबी की फसल के लिए, और उसमें भी मुख्य रूप से क्या? गेहूं के लिए। बात समझ में आ गई आपको? तो साथियों, इस तरह से पश्चिमी विक्षोभ आता है, और ये मुख्य रूप से जो वर्षा करता है हमारे, ये उत्तरी भारत में करता है। कहाँ करता है? उत्तरी भारत में। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में उत्तरी राजस्थान में भी बात करें तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, श्री गंगानगर हनुमानगढ़, जयपुर तक ये बारिश होती है। ऐसा नहीं है कि श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में होती है, जयपुर तक होती है, लेकिन मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा यहीं पर होती है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ, ठीक है। यहाँ पर ये बारिश होती है। और इसकी एक खास बात और है, इसकी खास बात ये है कि ये जेट स्ट्रीम के माध्यम से आती है। ये जो पवन आप दिखाई दे रहे हैं ना, ये पवन आपको, और जो जेट स्ट्रीम होती है, इनकी खोज द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसके समय इनकी खोज की गई थी, और इनकी खोज करने के पीछे भी एक कारण था। ये क्या है कि हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। किस ओर चलती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कोई जेट प्लेन जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाता था तब तो उसकी स्पीड अच्छी आती थी, लेकिन जब पूर्व से पश्चिम की ओर आता था तो उसकी स्पीड कम हो जाती थी। तब इन्होंने रिसर्च किया, तब पता लगा कि यहाँ पर ऊपरी वायुमंडल में लगभग 10 से 15 किलोमीटर के आसपास एक हवा चलती है जो पश्चिम से पूर्व चलती है, और उसका नाम जेट स्ट्रीम है। क्योंकि जेट जो बम वर्षक विमान था ना, वो भी जेट था, इसलिए इसका नाम क्या रखा? जेट स्ट्रीम रखा। तब पता चला कि एक इस प्रकार की हवा है जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, और भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करती है, और आर्द्रता ग्रहण करने के बाद हमारे जो भारत है, उत्तरी भारत और जो उत्तरी राजस्थान है, वहाँ पे वर्षा करती है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, शीतकाल में। कब होती है वर्षा? शीतकाल में। पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलने वाली भूमध्य सागरीय पवनों को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, और इनसे जो बारिश होती है तो वो वरदान साबित होती है, इसलिए उसे गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। साथियों, क्या कहा जाता है? गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही है, इसके आगे कल मिलेंगे। और साथियों, अब जो है हमारा अरावली पूरा लगभग कंप्लीट हो गया है, और जो हमारा राजस्थान वाला पार्ट है, ये जो 5-6 प्रकार की हवाएं हैं, ये कंप्लीट करते ही ये कंप्लीट हो जाएगा, मरुस्थल वाला पार्ट। उसके बाद में उत्तरी पूर्वी राजस्थानी मैदान जो है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हाड़ौती का प्रदेश। ठीक है साथियों, ऐसे करके हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो जाएंगे। साथियों, शाम को मुझसे लाइव मिलना चाहते हैं आप, तो शाम को 5 बजे वाईफाई 2.0 पर लाइव राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आ जाइए। अगर इंडियन ज्योग्राफी में लाइव मिलना चाहते हैं तो जो अपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है उसके आरपीसी सेक्शन में विष्णु कुमार जांगिड़ को आप फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे लगातार इंडियन ज्योग्राफी क्लासेस चल रही है। बढ़िया तरीके से वहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करवाई जाइए। तो आप चाहते हैं तो आप वहाँ भी आ सकते हैं, आपका स्वागत है। ठीक है साथियों, अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, खुश रहना, मस्त रहना, और अपनी जो स्टडी है, अपना जो अध्ययन है उस पर लगातार फोकस करते रहना। इसी के साथ ही आज के लिए अलविदा। मिलते हैं शाम को 5 बजे, कल सुबह इसी टाइम इस चैनल पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।